हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस टीएसटी पीएचडी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है। तो फ्रेंड, इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर आज हम आपके लिए आपका जो बिहू बुक है क्लास 9 का, उसके ऑल चैप्टर पोएम्स लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको इस वाले एक वीडियो में क्लास 9 के जितने भी पोएम्स हैं पूरे ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हमारा ये जो है वो प्रैक्टिस सेट 13 है, आप देख सकते हैं। मीन तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपके 2-4 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। तो फ्रेंड, हमारा सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दी रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम लिखी गई है आपकी। तो ये पहली पोएम है आपकी, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी मैंने जब बायोग्राफी वाली राइटर उसमें कवर किया था, तो उसमें मैंने इनकी बायोग्राफी अच्छे से आपको कवर कराई थी क्योंकि आपकी ये इंपॉर्टेंट राइटर है। तो चलिए एक बार इस पोएम की हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है इस पोएम के बारे में, क्या नॉलेज है। तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। in the poem द रोड नॉट टेकन, द रोड सिम्बलाइज अवर लाइफ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही अच्छे से इस वाले पोएम में फ्रेंड बहुत ही अच्छे से एक दो रास्ते को हमारे लाइफ के डिसीजन से मेंशन कर दिया है कि अगर हमें सही टाइम पे सही डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम फ्यूचर में जाके उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे। तो यही पूरे चैप्टर में बहुत ही अच्छे से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए देख लेते हैं। द रोड नॉट टेकन, द रोड सिम्बलाइज अवर लाइफ। सबसे पहली बात तो यहाँ पास नोटिस कर लीजिए कि जो आपको इस वाले चैप्टर में रोड को यहाँ पास किससे सिंबलाइज किया गया है, लाइफ से सिंबलाइज किया गया। मतलब जिस प्रकार से रोड की थीम को इस वाले पोएम में प्रेजेंट किया गया है, तो उसी हिसाब से राइटर ने बताया है कि उसी हिसाब से हमारे जीवन की पहिया भी चलती है, हमारे जीवन का रास्ता भी हमें उसी हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। तो द पोएट सेज दैट द पाथ पाथ मीन्स होता है फ्रेंड रास्ता, दैट वी डोंट चूज इन अवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन। मतलब वो कहते हैं कि हमें कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, हमें हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए क्योंकि इसी पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में आगे जाएंगे कि फ्यूचर में पीछे जाएंगे। तो हमें जो भी अपने लिए रास्ता, अपने फ्यूचर के लिए रास्ता सिलेक्ट करना है, वो बहुत ही सोच समझ के, समझदारी के साथ ही सिलेक्ट करना चाहिए। ही डिस्क्राइब हिज फीलिंग about the choice that he had left in the past. The path which we have chosen decide our future, our destination. The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future. मैंने कहा ना, आप जो भी चॉइस करेंगे वो आपके फ्यूचर पे सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस वी रिग्रेट इट बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट। अगर आपने कोई गलत चॉइस कर लिया, मतलब अपने 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 जीवन के रास्ते को अगर गलत सेलेक्ट कर लिया, तो आपको इसके पीछे मुड़ने का नहीं मिलेगा टाइम, क्योंकि आप पास्ट में बैक तो जा नहीं सकते। इसलिए अगर फ्यूचर के लिए आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि पीछे हम आगे चल के हमको उस अपने डिसीज़न पे रिग्रेट फील ना हो, क्योंकि हम अपने पास्ट में उस चीज़ को चेंज करने के लिए नहीं जा सकते हैं। कोई भी इंसान अपने पास्ट में नहीं जा सकता, इसलिए फ्यूचर कोई भी डिसीज़न लो फ्यूचर के लिए तो सोच समझ के लेना चाहिए। तो यही पोएम में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस। तो अपने चॉइसेस को, जो भी हम चॉइसेस ले रहे हैं, उसको बहुत ही बुद्धिमानी के साथ लेना चाहिए। तो यहाँ पास हमारा इंट्रोडक्शन इस पोएम का फिनिश होता है। एक बार हम अपना स्टेंजा देख लेते हैं पोएम का। तो सबसे पहला स्टेंजा हमारा देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। टू रोड्स टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। येलो वुड यहाँ पास देखिए किया गया है। येलो वुड का मतलब है कि यहाँ पर जो पत्तियाँ रोड पे गिरी हुई हैं वो येलो हो गई ना, इसलिए येलो रोड यहाँ पास वो सिग्निफाई किए हैं। येलो रोड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as could to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ पास आप देख सकते, सबसे पहले तो एक मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन करके देती हूँ। मतलब हिंदी अभी मैं आपको बताऊँगी, एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊँगी, बट यहाँ पास थोड़े से ये देख लीजिए, जैसे कि टफ वर्ड रहते हैं ना, तो वो थोड़ा सा, जैसे कि डाइवर्स मीन्स क्या होता है, तो ये होता है सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ, आई होप आप समझ पाए होंगे। फिर येलोवुड, येलोवुड मीन्स होता है अ फॉरेस्ट विथ डिकम्पोजिंग लीव्स। मतलब जो लीव्स जमीन पे गिरे हुए हैं, जो सूख गए हैं, जो येलोइश हो गए हैं, तो उनको यहाँ पास येलो वुड की तरह राइटर ने प्रेजेंट किया है। अंडर ग्रोथ मीन्स होता है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेस मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पास इस वाले स्टेंजा का हम लाइन देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन।
what is happening. Just a second, friend. वंस द पोएट वॉज वॉकिंग डाउन अ रोड, जब एक बार पोएम ने रोड पे चलना स्टार्ट किया, एंड देन देयर वॉज अ डाइवर्शन, देयर वर टू डिफरेंट पार्ट्स, मतलब जो जब चलते चलते वो गए तो वहाँ पास इनको एक ऐसा रास्ता मिला जहाँ से दो रास्ते जा रहे थे, मतलब एक रास्ता फर्स्ट था, एक रास्ता सेकंड था। अब यहाँ पास राइटर को डिसाइड करना था कि वो फर्स्ट वाले रास्ते पे से चलेगा या फिर सेकंड वाले रास्ते पे से चलेगा। देयर वर टू डिफरेंट paths and he had to choose one out them. The poet says that as he was one person, वो कहता है कि मैं तो केवल अकेला ही पर्सन हूँ। He could not travel on a road only. He could not travel on one road only. He had to choose one out of these two roads. मतलब वो कहता है कि मुझे अब दोनों में से केवल एक ही रास्ता को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही इंसान हूँ तो दोनों पे तो जा नहीं सकता हूँ। येलो वुड्स मीन्स अ फॉरेस्ट विथ लीव्स, मैंने आपको बताया, विच आर विवरिंग आउट एंड दे हैव टर्न येलो इन कलर द सीजन ऑफ ऑटम। तो यहाँ पास ये जो आपका येलो वुड्स किसको रिफ़र करता है कि जो यहाँ इस टाइम का सीज़न की पत्तियाँ पूरी गिरी हुई हैं, पूरी पत्तियाँ येलोइश पड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ आपको बताता है, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सीज़न है वो किसका है, ऑटम का सीज़न है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इस वाले पोएम में कौन सा सीज़न को डिस्क्राइब किया गया है, तो आपको सीधे आंसर टिक करना है, ऑटम सीजन को डिस्क्राइब किया गया है द रोड नॉट टेकन में। येलो वुड्स रिप्रेजेंट अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ पीपल वेयर पीपल हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, मतलब कि लोग बहुत ही साल तक ये रहते हैं। दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर ओल्डर देन द पोएट, कहते हैं कि जैसे कि ये पत्तियाँ पूरी गिरी हुई हैं, सूखी पड़ी हैं, इनमें अब मतलब ये अपने पेड़ से नीचे गिर के लटक गई हैं, बट उसी प्रकार से बहुत सारे इंसान भी जो काफ़ी समय तक, काफ़ी साल तक वो ज़िंदा रहते हैं, और अब धीरे धीरे वो भी अपने ओल्ड एज में जाते हैं। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पास इस पोएम में बहुत अच्छे से राइटर ने डिस्क्राइब किया है। द पोएट केप्ट स्टैंडिंग देयर एंड लुक्ड एट द पाथ वेरी केयरफुली एज फार एज ही कुड सी, मतलब फार मीन्स होता है दूरदर्शी। तो आपको ऐसे रास्ते सेलेक्ट करने हैं जो कि आपको दूरदर्शी मीन्स अपने बुद्धिमानी से सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको अपने फ्यूचर पे उससे मीन्स कि जो रास्ता आप डिसाइड करेंगे उस पर पूरा आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। बिफोर टेकिंग द पाथ ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज इट सुटेबल फॉर हिम और नो। वो कहते हैं कि कोई भी पाथ सेलेक्ट करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए कि ये आपके लिए सुटेबल है कि या फिर नहीं है। ही वॉज एबल टू सी द पाथ टिल वेयर इट कर्व आफ्टर विच इट वॉज जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड covered with trees and was hidden. It happens in our life also. When we have choices, we have alternative. मतलब कहते हैं कि जब ऐसे ही हमारे लाइफ का पहिया भी चलता है, हमारे पास जब ज़िंदगी आती है तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं, जो कि बहुत मतलब अल्टरनेटिव्स बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं, बट वी हैव टू चूज़ ओनली वन आउट ऑफ देम। बट हमें एक ही चूज़ करना चाहिए, और वो भी पूरी बुद्धिमानी से चूज़ करना चाहिए। वी टेक टाइम टू थिंक, हमें थोड़ा सा टाइम भले ही लगे, थोड़ा सा टाइम आप ले लो, बट जो भी डिसीजन लो वो अच्छे से डिसीजन लो, क्योंकि उस पर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। about the pros and cons of each, whether it is suitable for us or not, and only then we take a decision on what path we should choose. तो हमें ये डिसीजन बहुत अच्छे से लेना चाहिए कि हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो यहाँ पास हमारा फर्स्ट स्टेंजा ख़त्म हो जाता है। हम देन बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर एंड वॉन देम रियली अबाउट द सेम। तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका टफ वर्ड आप देख लीजिए। जैसे फेयर मीन्स होता है एज गुड एज द अदर वन, क्लेम मीन्स होता है बेटर ऑप्शन, ग्रेसी मीन्स होता है अनयूज्ड, ग्रेसी मीन्स होता है अनयूज्ड, और वांटेड वियर मीन्स होता है हैड नॉट बीन यूज, जो कि किसी ने उस रास्ते को यूज़ नहीं किया है। तो पोएट हमारा वो वाला रास्ता यूज़ करता है कि उसको दो रास्ते देखने को मिलते हैं। तो एक पे तो बहुत सारे मतलब चलने वालने के निशान रहते हैं, और एक रास्ता बिल्कुल क्लियर रहता है। तो वो कहता है इस पर तो बहुत लोग चल चुके हैं, इस पर मैं कभी और चलूँगा, मैं जिस पे कम लोग चले हैं वो वाले रास्ते को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो वहीं पास यहाँ पास बताया है वांटेड वियर मीन्स होता है हैड नॉट बीन यूज, जो कि किसी के द्वारा यूज़ नहीं किया गया है, और ग्रेसी मीन्स तो मीन्स अनयूज्ड।
तो थोड़ा सा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस वाले स्टेंजा का। द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग एट वन पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू चेक इफ इट वॉज द राइट पाथ फॉर हिम आर नॉट। मतलब वो पहले बहुत देखता है कि ये मेरे लिए राइट पाथ है कि नहीं है। देन ही डिसाइडेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अनदर पाथ बिकॉज ही फेल्ट दैट बोथ द पाथ वर इक्वली गुड। उसे फिर उसे लगता है कि दोनों ही रास्ते तो सही हैं, कोई सा भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या कहता है कि एक रास्ता डिसाइड करता है। ही सेज जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो बहुत साफ सुथरा वो वाला रास्ता, इसलिए वो कहता है कि मैं ये वाला सेकंड वाला रास्ता ले लेता हूँ, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा रहता है। इस प्रकार सबसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो हमारा पोएट है वो दूसरा रास्ता क्यों सिलेक्ट करता है। तो यही आंसर है। So he felt that both paths were equally good and started walking one of them. फिर वो सोचता है कि चलो एक बार दोनों ही रास्तों पे मैं वॉक करके देख लूँगा। He adds that maybe he felt that the path was better for him, so he chose it as it had grass on it, which means that it was unused. तो कहता है कि इस पे बहुत सारी जो पहला वाला रास्ता है उस पे तो घास है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी ज़मीन दिख रही है, इसका मतलब ये है कि उस पे बहुत सारे लोग चल चुके हैं, इसीलिए तो उसके घास घिस गया है। बट जो दूसरा वाला रास्ता है उसका घास बिल्कुल खिला हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला रास्ता यूज़ ही नहीं हुआ है। नॉट मैनी पीपल हैड वॉकड ऑन दिस पाथ, मतलब बहुत सारे कोई मतलब नॉट मैनी मीन्स वो समझिए कि कोई भी पीपल इस वाले रास्ते पे चला ही नहीं है पाथ अर्लियर, मतलब दैट इज़ वाई दिस पाथ वॉज ग्रेसी। ग्रेसी मैंने मीन्स बताया कि अनयूज, इसलिए पोएट कहता है कि ये वाला पाथ जो है, ये वाला जो रास्ता है वो ग्रेसी है। ग्रेसी मीन्स अनयूज, ये यूज़ नहीं किया गया। एंड वो अनवांटेड वियर, ये मैंने आपको बताया, means that it was not walked over by many people. After he walked on the path for some distance, जब उस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है और थोड़ी दूरी तक चलता है, he realized that both the paths had been just a second worn out the सेम वे। तो वो कहता है कि जब वो थोड़ी देर चलना स्टार्ट करता है तो उसे लगता है हाँ दोनों ही रास्ते सेम। बोथ द पास वर सिमिलर एंड वार्म आउट। इवन इन आवर लाइफ वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट्स डिसएडवांटेज प्रॉब्लम्स चैलेंजेस एंड वी मस्ट फेस देम। वो कहते हैं कि ऐसे ही हम अगर अपने जीवन के अपने लाइफ के रास्ते में ऐसे ही कोई रास्ता सेलेक्ट करते हैं तो हमें जो भी उसके उस रास्ते में जो भी हमें बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जो भी डिसएडवांटेज प्रॉब्लम्स चैलेंजेस जो भी कुछ हमें देखने को मिलेगा वो सब कुछ हमें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता मैंने खुद से सेलेक्ट किया है ना। तो ये कहते हैं, इसीलिए वो पूरे पोएम के थ्रू आउट यही बताना चाहते हैं पोएट कि अगर आप कोई फ्यूचर के लिए डिसीजन ले रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो डिसीजन मैंने खुद लिया है तो उसके ऊपर उस रास्ते पे चलते हुए मुझे चाहे जितनी भी प्रॉब्लम फेस करना हो बट उसे मुझे फेस करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन बट इट इज़ नॉट दैट वे। हमें जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमने डिसीज़न लिया है तो हम सही डिसीज़न ले रहे हैं, बट ये ज़रूरी नहीं रहता कि आप सही ही डिसीज़न लिए हो, क्योंकि ज़रूरी जल्दबाजी में इंसान गलत डिसीज़न भी ले लेता है। तो राइटर को लगता है कि उसने सेकंड वाला रास्ता लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि उस पर ज़्यादा लोग चले नहीं हैं तो उसका डिसीज़न ही सही लगता है। बट एट द एंड उसको लगता है कि मुझे दूसरे पहले वाले रास्ते पर जाना चाहिए था। तो उसको फिर यहाँ पास रियलाइज़ होता है कि ऐसे ही अगर हमें फ्यूचर का कोई डिसीज़न लेना होता है तो हमें जो डिसीज़न लेते हैं तो हमें तो लगता है कि हम सही डिसीज़न लिए हैं, बट उस पर जो भी प्रॉब्लम वगैरह डिसएडवांटेज वगैरह मिलेगी हमें तो हमें खुद ही फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमें सोच समझ के अपने फ्यूचर का डिसीज़न लेना चाहिए। तो यहाँ पास हमारा सेकंड स्टेंजा भी फ्रेंड कंप्लीट होता है। देन हम बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I adopted if I shouted, if I should ever come back. ट्रोडेन मीन्स होता है फ्रेंड वॉक ओवर। ट्रोडेन मीन्स होता है कि हाँ इस पर दोबारा, ट्रोडेन मीन्स होता है कि पूरा ही चलते ही रहना या फिर वॉक ओवर। इस वाले स्टेंजा में हुआ द पोएट सेज दैट बोथ द पाथ्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग। वो कहता है कि दोनों ही रास्ते जो हैं मॉर्निंग में तो सिमिलर दिखते हैं। बोथ हैड लीव्स ऑन देम एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम एज दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर। ही डिसाइडेड दैट डे ही
वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर अनदर। वो कहता है कि चलो आज इस वाले रास्ते पे चल लेता हूँ, दूसरे दिन मैं सेकंड वाले फर्स्ट वाले रास्ते पे चलूँगा। ऑल्दो ही न्यू दैट वन डे लीड्स ऑन द अनदर वे, ही न्यू दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड। बट यहाँ पास पोएट ये भी कह देता है कि चलो हमारे पास ये तो है कि हम रास्ता चेंज कर सकते हैं, बट फ्यूचर में हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो भी डिसीजन लिए हो अगर उसके रास्ते पे चल दिए तो आपको दूसरे बार मौका नहीं मिलेगा कि पीछे जाके आप फिर से नया डिसीजन ले सको और उस रास्ते पे चल सको। Similarly, even in our life, once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option, and we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier। तो यहाँ पास आप समझ ही गए होंगे कि राइटर क्या प्रेजेंट करना चाहता है। तो इस प्रकार से हमारा स्टेंजा थर्ड भी कंप्लीट होता है। देन हम बात करते हैं फोर्थ स्टेंजा की। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन समवेयर एजेस एंड एजेस hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। तो यहाँ पास ये इस मीन्स साइन मीन्स होता है डीप ब्रीथ, डीप लंबी गहरी सांस होता है। हेंस मीन्स होता है हियर, या फिर कह लीजिए कि फ्यूचर के लिए डिनोट किया गया है हेंस को। तो इस वाले स्टेंजा में कहता है राइटर, ही सेज दैट इन द फ्यूचर ही विल टेक अ डीप ब्रीथ। मतलब कहते हैं फ्यूचर में लंबी सांस, अगर आप डिसीजन लियो लंबी सांस लो, डीप ब्रीथ एंड से दैट वंस अपॉन अ टाइम, मतलब आपके पास केवल एक ही टाइम है। he has reached such a point in life that there were two options for him, and he traveled on the that road which had been traveled by lesser number of people। वो कहता है कि मैंने वो रास्ता चुना जो कि कम ही लोगों के द्वारा चला गया था, चूज किया गया था। that decision of his made his future, मतलब कहता है कि वो डिसीजन मैंने अगर फ्यूचर में भी लिया। सिमिलरली इन फ्यूचर व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाते हो देन यू विल से दैट वंस अपॉन अ टाइम, मतलब आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप ये रास्ता आज ले लो ये रास्ता कल ले लो। आपके पास केवल एक ही टाइम रहेगा, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब आपके पास चॉइस करने के लिए एक ही टाइम रहेगा। व्हेन यू वर यंग, जब आप यंग हो जाओगे, यू हैड टू ऑप्शंस, द चॉइस दैट यू मेड यू वॉट यू बिकम ऑफ इट। आपके चॉइसेस ही आपको बताएगा कि आप क्या बन सकते हो। ओके, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, that you should be wise and be careful while making choices of the option that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today। जो चॉइस आप आज करते हैं उस पर आपका पूरा के पूरा फ्रेंड फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ऐसी कोई चॉइस नहीं लेनी चाहिए जिससे आपके फ्यूचर में नुकसान हो, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो कोई भी चॉइस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। तो राइटर का पर्पज़ यही था कि इस पोएम के माध्यम से आपको ये गहरी बात समझा सके। तो फ्रेंड इस चैप्टर में जो जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं एक बार हम उसको देख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस पोएम का राइम स्कीम देख लीजिए, A B है ना। अगर नहीं निकालने आ रहा तो मैं बता दे रही हूँ, A B जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि हम यहाँ पास देख ले रहे हैं, देखिए यहाँ पास साइन है तो इसको हम कर लेंगे A, यहाँ पास हेंस है, साइन से बिल्कुल अलग चीज़ है तो B कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए पूरा यहाँ पास ये वाला तो पीछे नीचे निकल गया है ना। मैं दूसरा वाला स्टेंजा ले लेती हूँ, फर्स्ट वाला स्टेंजा बताते हैं। यहाँ पूरा लाइन एक साथ कवर है ना। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पास येलो वुड, तो यहाँ पास उड एक ही साउंड प्रेजेंट कर रहा है तो इसको ए करते हैं। बोथ में ये अलग साउंड हो गया है ना, उड से मिलता जुलता बोथ तो साउंड है नहीं, तो इसको बी कर देंगे हम, है ना। फिर उड और स्टूड, ये देखिए सेम आ रहा है, सेम इन दोनों का साउंड सेम आ रहा है, उड स्टूड। फिर इसको फिर से हम ए करेंगे। फिर देखिए जैसे उड का साउंड आ रहा है, जैसे स्टूड का साउंड आ रहा है, वैसे ही कुड का भी साउंड आ रहा है, तो देन अगर हम ए करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए जैसे बोथ का साउंड आ रहा है वैसे ही ग्रोथ का भी साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बोथ वाला ही लाइन आपको इस वाले लाइन में भी यूज़ करना है। तो बोथ पे आपने यूज़ किया था बी, देन हम यहाँ पास भी ग्रोथ के लिए भी यूज़ करेंगे बी। तो इस प्रकार से आपका जो स्टैंजा कवर होगा इस वाले पोएम में, तो ए अगेन बी। तो ये वाला आपको, आई होप आपको निकालने आ गया होगा कि ये रिदम कैसे निकालते हैं। हाँ, तो मीन्स राइम कैसे निकालते हैं। तो आपका राइम निकालना मैंने बता ही दिया। अगर आपको नहीं आता होगा, वैसे मैंने अपने सारे ही पोएम में आपको बताती हूँ, तो आई होप आपको आता ही होगा, बट जिनको नहीं आता वो देख लें कि किस प्रकार से निकल जाता है। तो जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पास पोएम में ही मैंने आपको बता दिया कि था कि पोएम के रोड को, यहाँ पास पाथ को सिम्बलाइज़ किया गया है, वो लाइफ के साथ सिम्बलाइज़ किया गया है। तो यहाँ पास देखिए टू रोड्स विच प्रेजेंट टू आर मोर चॉइस इन अवर लाइफ। तो इस प्रकार से यहाँ रोड को ही सिम्बलाइज कर दिया गया है। फिर आपको एनाफोरा देखने को मिलेगा, जैसे कि
आपको बार बार एंड का रिपीटेशन देखने को मिलेगा बिगिनिंग में। हर स्टैंजा के बिगिनिंग में आपको बार बार एंड का रिपीटेशन देखने को मिले, जैसे कि लाइन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में आपको एंड का रिपीटेड बिगिनिंग की बात करें, अगर बिगिनिंग होगा तो फिर एनाफोरा होता है, तो एंड का देखने को मिलेगा, बार बार एंड वर्ड आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा, इसलिए वहाँ पास एनाफोरा होगा। फिर एलिट्रेशन की बात करते हैं, जैसे वांटेड वियर, तो वांटेड वियर में आपको डब्ल्यू साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ पास इसलिए क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। जैसे कि यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर में भी आपको एप साउंड का रेपिटेशन देखने को मिल रहा है। फिर थॉट दैट में आपको रेपिटेशन टी एच का देखने को मिला है, इसलिए यहाँ पास भी आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। देन हम बात करते हैं रेपिटेशन की। रेपिटेशन वो होता है फ्रेंड, जब एक ही वर्ड को एक ही वर्ड या फ्रेज को आपको एक म्यूजिक टोन देने के लिए पोएट हमारा आपने थ्रू आउट पोएम में उस वर्ड को यूज़ करता है, तो वहाँ पास उसको ही कहते हैं रेपिटेशन। तो देखिए एज्ड इज रिपीटेड टू, तो एज्ड को बार बार रिपीट किया गया है पूरे पोएम में। एज्ड इज रिपीटेड टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, दिस सेंटेंस इज रिपीटेड इन स्टेंजा 1 and 4। तो यहाँ पास आपको एजेस जो देखने को मिल रहा है वो स्टेंजा फर्स्ट में भी देखने को मिल रहा है, स्टेंजा 4 में भी देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास रिपीटेशन भी पोएम में देखने को आपको मिल रही है। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वुड, व्हाट डिड द नरेटर सी इन द वुड्स वेयर द पाथ्स सिमिलर। तो इसका आंसर है वुड मीन्स अ फॉरेस्ट। यहाँ पर जो वुड्स वर्ड डिनोट किया गया है, तो इस प्रकार से फॉरेस्ट को डिनोट किया गया है। ही सॉ टू पाथ्स डाइवर्सिंग एंड डिसअपियर इन द अंडरग्रोथ, नो वन हैड मोर ग्रास एंड सेम लेस यूज देन द अदर। ओके, वॉट डिड द नरेटर होप दैट ही वुड डू वन डे, वो क्या डिसाइड करता है कि वो दूसरे दिन ये चीज़ कर लेगा। वॉज ही श्योर ऑफ डूइंग सो, द नरेटर होप टू कम बैक एंड ट्राई द अदर पास सम डे, मतलब वो कहता है कि हाँ इस वाले रास्ते किसी और दिन इसको चल लेंगे। नो ही डिड नॉट थिंक ही वुड डू सो बिकॉज ही न्यू दैट वन पाथ लेड टू अनदर एंड इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम बैक। वो कहता है कि राइटर कहते हैं कि जब एक रास्ते पर आप चलना शुरू करते हो तो आपके लिए मुश्किल होता है कि आप पीछे मुड़ के जा सको। डज वन रोड सीम टू बी मोर अपीलिंग देन द अदर, यूज एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर। तो आपको इस वाले लाइन को अपने माध्यम से बताना है। तो इसका आंसर होगा, एट फर्स्ट द नरेटर कम्स टू अ फोक इन द रोड एंड इज नॉट एबल टू डिसाइड विच पाथ टू टेक, वो उसे डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा मैं रास्ता लूँ। वन ऑफ द रोड लुक्स मोर फ्रिक्वेंटली बाय पीपल वाइल द सेकेंड रोड अपेयर्स टू बी लेस ट्रेवल। तो वो एक रास्ता देखता है कि इस पर तो बहुत सारे लोग चक्कर चले हुए हैं, पूरी मिट्टी इसकी घिसी हुई है, पूरे मीन्स जो घास है वो घिसी हुई है, और दूसरा रास्ता तो एकदम साफ सुथरा है। तो राइटर क्या डिसाइड करता है कि मैं दूसरा वाला ही रास्ता ले लेता हूँ जिस पे कम लोग अपीयर हुए हैं। तो ही इज अटेम्प्ट टू वॉक ऑन बोथ, ही डिसाइड टू टेक द सेकेंड पाथ विद द इंटेंशन ऑफ वॉकिंग ऑन द फर्स्ट वन सम टाइम इन द फ्यूचर। कहता है कि चलो ठीक है, पहला वाला रास्ता मैं कभी और फ्यूचर में ले लूँगा। तो यहाँ पास हमारा फर्स्ट पोएम फिनिश हो जाता है फ्रेंड। हमारा सेकंड पोएम आता है विंड। हमारे सेकंड पोएम का नाम है विंड, जो कि लिखा गया है सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। तो ये जो कि लिखा तो गया है देखिए सुब्रमण्यम भारती के द्वारा, बट इसको ट्रांसलेट किया गया है तमिल में बाय A.K. रामानुजम के द्वारा। तो सबसे पहले इस पोएम की थीम देख लेते हैं। The theme of the poem is facing the advertising of the life by being prepared for them beforehand. The destructive power of the wind symbolize the hardship that we face in life. तो जो विंड का यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, तो उसको कैसे अपने लाइफ में फेस करना है। By making ourselves strong we can make the challenge in our lives, our friends and be successful in life। मतलब कहते हैं कि हमें उन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। तो विंड के माध्यम से जो हमारे राइटर हैं ये समझाना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस पोएम का थोड़ा सा मैसेज देख लीजिए। Message of the poem wind. The poem gives us an important message that we must be prepared for the challenges। वो कहते हैं कि हमें सारे ही चैलेंजेस के लिए बिल्कुल ही रेडी रहना चाहिए जो हमें लाइफ दे सकती है, क्योंकि लाइफ आपकी लाइफ बहुत सारे चैलेंजेस से घिरी हुई है। आपकी लाइफ में कब कौन सी चैलेंज आपको देखने को मिल जाएगा आपको खुद भी नहीं पता है। तो इसलिए राइटर कहते हैं कि आपको सारे ही चैलेंजेस, जितने भी चैलेंज आपको लाइफ दे, उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। वी शुड बी फिजिकली फिट,
We should be physically fit and mentally strong in order to overcome the adverse sides of life. The hardships of the life separate the strong from the weak and help the strong to flourish while crushing the weak ones. Nobody in the world cares for the weak. मतलब कहते हैं कोई भी यहाँ पास ऐसे मतलब इन सप्ताहों के बारे में कोई भी केयर नहीं करता. सो वी मस्ट मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू ओवरकम द एडवर्स साइड्स ऑफ लाइफ एंड इमर्ज एज अ विनर. कहते हैं तो लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए कि हमको जितनी भी प्रॉब्लम लाइफ दे उन सबको बहुत ही स्ट्रांगली फेस करना चाहिए और उन सबको जीतना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ में मीन्स हम विनर बन सकें. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो फ्रेंड इसका देखिए ये मैंने इसलिए पोएम मैंने ऐड किया है कि नहीं, ऐड तो किया है बट देखिए पोएम एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम आपको, क्योंकि देख रहे हैं एक पोएम एक्सप्लेन करने में हम लोगों का लगभग 30 मिनट लग रहा है, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करो तो 30 मिनट तो लगेगा ही, है ना. तो मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी. टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए. टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है. पता नहीं क्यों आप लोग सर्च नहीं कर पा रहे हैं. हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि आपको टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है. वहाँ पास मैंने मोस्टली सारे ही क्लासेस के PDF आपको शेयर कर दिए हैं, तो आपको वहाँ से मिल सकते हैं. वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा. मुझे कुछ नहीं फ़ायदा है, अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए, बट वहाँ आपको सारे PDF मैं सेंड कर दी हूँ. सबसे पहले देखिए आपको लिटरेचर का L जो टाइप करना है वो कैपिटल से टाइप करना है. लिटरेचर पॉइंट नाम से सर्च करेंगे तो लिटरेचर का जो L है वो कैपिटल से करना पड़ेगा. फिर उसके बाद सब शॉर्ट में. फिर अगेन जब आपको P टाइप करना है वो भी कैपिटल से ही टाइप करना पड़ेगा. ऐसे आप लिटरेचर पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. वहाँ पर सारे PDF प्रोवाइड है. आपके एग्जाम में कितने दिन बचे हैं? परसों एग्जाम है आपका, आप समझ रहे हैं. आप अभी तक मतलब आपको तो सब तैयारी करना चाहिए था. मैंने नहीं सोचा था कि ये वाला वीडियो बनाऊंगी, बट काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं मैम 8th क्लास, मैम 9th क्लास का पोएम नहीं मिल रहा है, मैम 9th क्लास का पोएम नहीं मिल रहा है. तो मैंने कहा मैंने सब ये वाला PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया था. आपको जितने भी मतलब मैं चैप्टर नहीं करा पाई हूँ सबका PDF मैंने बना के टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया है कि जो मैं चैप्टर नहीं करा पाई हूँ आप लोगों का कुछ भी ना छूटे. PDF बनाने में फ्रेंड बहुत टाइम लगता है. सारी रात जाके मुझे PDF बनाना पड़ता है, क्योंकि एक चैप्टर का बनाना हो तो चलो ठीक है, बट आप जानते हैं मैं सारे चैप्टर का एक साथ बना लेती हूँ, तो सारे चैप्टर का बनाने में बहुत टाइम लगता है ना. तो इसलिए PDF बनाने में इतना बिजी हो जाती हूँ कि आपको PDF बनाओ फिर क्लासेस रिकॉर्ड करूँ, तो थोड़ा सा रिविज़न मुझे भी करना रहता है, क्योंकि अगर बिना पढ़े मैं आपको समझाऊंगी तो मैं ठीक से आपको समझा ही नहीं पाऊँगी. तो उसी चैप्टर को मुझे 3-4 बार खुद पढ़ना पड़ता है, कई एजुकेटर को विजिट करना पड़ता है कि मैं अच्छे से उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाऊँ, जो कि मैं आपको अपनी बातें समझा पाऊँ, है ना. तो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है. तो इसलिए मैंने क्या किया था, सारे ही PDF आपको बना के टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था कि जिन चैप्टर को मैं कवर नहीं करा पाई हूँ उन सारे टॉपिक को आप PDF के माध्यम से देख लें. तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं. तो नहीं सीरियस हैं तो कोई बात ही नहीं है, बट आप यहाँ तक वीडियो देखें तो इसका मतलब है कि आप 100% सीरियस ही है. और मैं ये भगवान से मनाऊंगी कि आप सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो जाए. तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए. लिटरेचर पॉइंट नेम से, लिटरेचर का L कैपिटल है, पॉइंट का P कैपिटल है. इस नेम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको आराम से मेरा चैनल दिख जाएगा. और ये चैनल मैंने अपने मतलब आप लोगों का काफ़ी कमेंट था मैम PDF शेयर कर दीजिए, PDF शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे चैनल बनाइए. तो मैंने तभी चैनल बनाया था. मुश्किल से 40-45 बच्चे उसमें अभी ऐड हैं. मतलब जो लोग सर्च कर पाए हैं वो ऐड हो जा रहे हैं, जो लोग नहीं सर्च कर पा रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं ना. तो इसीलिए मैं इसको क्या बताऊँगी, अब देखिए इसकी समरी में बता दूँगी. सारे ही पोएम का वैसे ही बताऊँगी. इंट्रोडक्शन बता के समरी बता दूँगी. उसके बाद मैं उसमें कौन सी राइम स्कीम यूज़ हुई है और कौन कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुआ ये बताएंगे, है ना. फिर क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दूंगी. बट पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग रहा है फ्रेंड, तो इसलिए वो हम आपको PDF में शेयर कर देंगे, आप उससे पढ़ लीजिएगा, है ना. सबसे पहले तो इस पोएम जो आपका विंड है इसमें कोई भी राइम स्कीम शायद यूज़ ही नहीं हुई है. द पोएम इज़ रिटन फ्री वर्स. हाँ, कोई भी राइम स्कीम यूज़ ही नहीं हुई है, पूरी पोएम फ्री वर्स में लिखी गई. अब फ्री वर्स ये होता है जिसमें कोई भी मैट्रिकल स्ट्रक्चर या फॉलो ही नहीं होता है. हाँ, तो जैसे कि अब मैंने आपको राइम टू पोइट्री और ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स बताया था, तो इसमें कोई भी मैट्रिकल स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, फ्री वर्स में लिखा गया है. कोई भी राइमिंग स्कीम या फिर कोई भी मैट्रिकल स्ट्रक्चर जिस लाइन में फॉलो ना हो, इस पोएम में फॉलो ना हो, तो वो पोएम फ्री वर्स में लिखी जाती है. तो मोस्टली 20th सेंचुरी के जितने भी राइटर थे तो वो मोस्टली अपने वर्क फ्री वर्स में ही लिखना पसंद करते थे. तो यहाँ पास ये देखिए लाइन टू लाइन मैंने ये डाल दिया, ये आपका पोएम है, आप देख सकते हैं ये आपका पूरा पोएम है ना.
यहाँ पास फिर यहाँ पास इसको एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी है। फिर यहाँ पास आपका ये सेकंड स्टैंजा है। फिर यहाँ पास देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पास है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन ये आप PDF के थ्रू पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पास आपका थर्ड स्टैंजा है, देख रहे हैं आप, इतना कवर कराने चलूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। फिर यहाँ पास इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर यहाँ पास ये आपका फोर्थ स्टैंजा है। फिर यहाँ पास इसका एक्सप्लेनेशन है। देन हम यहाँ से बात करते हैं आपका लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुआ है। मैंने आपको बता दिया कि पोएम जो लिखा गया है फ्री वर्स में, इसलिए इसमें कोई भी राइम स्कीम यूज़ ही नहीं की गई है। तो आपका लिटरेरी डिवाइस इसमें सबसे पहले देखिए अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है, जब आप किसी इनएनिमेटेड चीज़ को क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको कॉलिंग करते हैं, तो उसको वहाँ पास बुलाते हैं, तो उसको अपॉस्ट्रोफी होता है। जैसे कि इस वाले पोएम में राइटर जो हमारा है वो डायरेक्ट पोएम को डायरेक्ट विंड से बातें कर रहे हैं, तो डायरेक्ट विंड को कॉल कर रहे हैं। तो हाँ, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पास विंड कम सॉफ्टली, डायरेक्ट वो विंड से बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पास अपॉस्ट्रोफी देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली बीइंग एड्रेस्ड, जैसे कि यहाँ पास जो हमारे राइटर हैं डायरेक्ट विंड को एड्रेस करते हुए बुला रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली। तो यहाँ पर जब किसी चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस करके बुलाया जाता है, तो वहाँ पास उस वाले लाइन में आपको अपॉस्ट्रोफी देखने को मिलेगी। तो देन हम बात करते हैं एनाफोरा की। तो एंड डोंट तो आपको लाइन 2, 3, 4 में डोंट में, एंड लाइन 6, 7, 8 में आपको यू में एनाफोरा देखने को मिलेगा। रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स। तो मैंने आपको बताया कि जब बिगिनिंग में ही आपके लाइन में जैसे आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए एनाफोरा है ना, स्टार्टिंग के बिगनिंग में यहाँ पर देखिए डोंट का यूज़ हुआ है ना, डोंट का यूज़ हुआ है। देन आपको यहाँ पास यू का भी यूज़ हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पास आपको एनाफोरा देखने को मिल रहा है। एनाफोरा हमेशा बिगनिंग में ही होता है, मतलब एक ही वर्ड को बार बार लाइन थ्रू वो रिपीट किया जाता है, तो वहाँ पास एनाफोरा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए डोंट लगातार यूज़ हुआ है। देन यहाँ पास नीचे बात करते हैं तो यू लगातार यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पास आपको एनाफोरा देखने को मिल रहा है ना। तो फ्रेंड आई होप आपका एनाफोरा भी क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। तो एलिट्रेशन आपको जैसे कि आपको मैंने बताया है कि एलिट्रेशन क्या होता है, जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार वर्ड में रिपीटेशन देखने को मिले तो वहाँ पास एलिट्रेशन होता है। जैसे कि आपको विंड विनोज में आपको डब्ल्यू साउंड का विंड विनोज वोन में आपको डब्ल्यू साउंड का यहाँ पर जैसे ये पूरा लाइन लिया गया है, इसमें डब्ल्यू साउंड का आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। और डब्ल्यू साउंड क्या है, एक आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आपको डब्ल्यू का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास एलिट्रेशन हो गया। जैसे विंड विनोज वॉन्ट में आपको एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। देन पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब किसी नॉन लिविंग चीज़ को या फिर नॉन लिविंग चीज़ को एक पर्सन की क्वालिटी दे दी जाती है, तो एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे डोंट ब्रेक द शटर्स, मतलब शटर्स कौन ब्रेक करता है, हालांकि ह्यूमन ही ब्रेक करते हैं, बट यहाँ पास विंड को राइटर सीधे विंड को पर्सोनिफाई करते हुए कहता है कि विंड डोंट ब्रेक द शटर्स, द विंड इज गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं जो हमारे पोएट हैं वो विंड को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पास इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। देन रेपिटेशन की बात करते हैं, आपको थ्रू आउट पूरे पोएम में कई बार क्रम्बलिंग देखने को मिलेगा, इसलिए रिपीटेशन क्रम्बलिंग में आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। इस सिम्बोलिज्म तो मैंने बताया ही, द विंड सिम्बोलाइज द एडवर्टाइज इन लाइफ। तो आपको इस वाले चैप्टर में विंड किसके साथ सिम्बोलाइज किया गया है, एडवर्साइड्स इन लाइफ के द्वारा, मतलब कि विंड को जो बताया गया है वो एडवर्साइड्स ऑफ इन लाइफ बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपनी लाइफ की चुनौतियों को, जैसे विंड आपके पास बहुत सारे विंड अचानक से आ जाता है, उसके घर में जो पोएट रहते हैं उनके घर में तूफान ले आ देता है, तो वैसे ही कहते हैं कि आपको हर चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पास इस वाले पोएम में आपको विंड को जो सिम्बोलाइज किया गया है एडवर्साइड्स इन लाइफ के रूप में सिम्बोलाइज किया गया है। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं इसके। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू कम। तो पोएट कैसे कहता है विंड से कि विंड तुम कैसे आओ हमारे घर में। तो आंसर है इसका, द पोएट वांट्स द विंड टू कम सॉफ्टली। पोएट कहता है कि भाई विंड तुम सॉफ्टली तरीके से हमारे घर में आओ, लेकिन विंड जब आती है तो सॉफ्टली तरीके से नहीं आती है ना, तो पोएट वो बहुत ही तेज़ी से आती है, मतलब इतना तेज़ से आती है कि उसका पूरा जो कागज़ वगैरह टेबल पे पोएट के पड़े रहते हैं
वो पूरा बिखर जाता है। तो विंड तो जो हमारे राइटर है वो तो डायरेक्ट कॉल करके विंड को बुलाते हैं कि विंड अगर तुम्हें आना है तो आओ, बट सॉफ्टली आओ। बट विंड ऐसा नहीं करता, वो बहुत तेज़ी से आता है और राइटर का पूरा घर उथल पुथल कर देता है। व्हाट शुड द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड द विंड नॉट ब्रेक, मतलब क्या वो ब्रेक नहीं कर पाता है, विंड क्या नहीं ब्रेक कर पाता है। द विंड शुड नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, मतलब विंड नॉट ब्रेक, मतलब वो क्या कहते हैं कि विंड ये ब्रेक मत करो। पोएट ये कहते हैं कि विंड तुम ये ब्रेक मत करना। तो वो क्या नहीं कहते हैं कि शटर को खट्टे 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 खट कर, जैसे नहीं आवाज़ आती, विंड आती है अंदर तो बहुत, मतलब जो शटर्स रहते हैं बहुत तेज़ी से आवाज़ करने लगते हैं। तो वही हमारा पोएट कहते हैं कि जो विंडोज़ की शटर्स हैं उनको आप ब्रेक मत करो विंड से, वो सीधे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉट शुड द विंड नॉट स्कैटर, जस्ट अ सेकेंड, आपके ही ग्रुप का मैसेज आ गया ये तो। व्हाट शुड द विंड नॉट ब्रेक, द विंड सुनना, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, विंडोज़ के जो शटर रहते हैं, दरवाजे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट शुड द विंड नॉट स्कैटर, द विंड शुड नॉट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को कहते हैं, पेपर्स को स्कैटर्स मत करो, बट विंड वो भी करता है। जो जो राइटर कहते हैं तुम ये मत करो ये मत करो, विंड सब कुछ वो करता है। तो व्हाट शुड द विंड नॉट थ्रो डाउन, द विंड शुड नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, कहते हैं कि वो भी, मतलब सेल्फ, जितने वो बुक सेल्फ पे रखे रहते हैं वो मतलब कि थ्रो कहते हैं कि मत करो ये, बट वो कर देता है पोएम में। व्हाट डिड द विंड डू टू द बुक्स, वो विंड क्या करता है बुक्स का। द विंड थ्रू द बुक्स डाउन एंड टोर देयर पेजेस, मतलब पूरे पेजेस को अलग अलग वो कर देता है विंड। तो यही क्या पूछा है राइटर ने, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंड जो रहता है बुक्स के साथ क्या करता है। तो पूरे बुक्स को वो पूरा एक एक पेज को, मतलब कि पूरा पेज को अलग अलग कर देता है। हु डज द विंड मेक फन ऑफ, मतलब क्या फन मेक करता है विंड। वीक पीपल और स्ट्रॉन्ग पीपल, मतलब कि जो कमज़ोर व्यक्ति रहते हैं या फिर जो स्ट्रांग पर्सन रहते हैं उनके साथ जो विंड रहता है वो क्या मजाक करता है, वो मतलब किस प्रकार से उनके साथ खेलता है। द विंड मेक्स फन ऑफ वीक पीपल, तो किसके साथ वो करता है, वीक पीपल के साथ, क्योंकि स्ट्रांग पीपल जो रहेंगे कितनी भी तूफान आए वो अपनी लाइफ को अच्छे से सिक्योर कर ही लेंगे। पर जो कमज़ोर पीपल रहेंगे, जो वीक पीपल रहेंगे, सॉरी जो स्ट्रांग पीपल रहेंगे वो अपनी लाइफ को कैसे भी तरीके से संभाल ही लेंगे। बट जो वीक पीपल रहेंगे वो जो हवा तेज़ी से आएगी, हवा तेज़ी से एक मतलब है कि जब बहुत सारी चुनौतियाँ एक साथ उनके जीवन में आ जाएंगी तो कमज़ोर पर्सन जो रहते हैं, वीक पीपल रहते हैं, वो उसके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। और वो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी तो लोग क्या कितनी ज़्यादा गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो आपको तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपनी लाइफ की चुनौतियों से डर के कभी कभी तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो यही वो कहता है कि जो विंड, जो चुनौतियाँ रहती हैं वो उन्हीं के साथ खेलती हैं जो कि उससे डरते हैं। अगर आप दोस्ती कर ली, अगर आप उन विंड से दोस्ती कर लें, मतलब मीन्स अगर चुनौतियों से आप दोस्ती करिए तो चाहे जितनी भी मुश्किल चुनौतियाँ आपके लाइफ में आए, बट आप उसको टारगेट कर लोगे, बट आप उसको जीत लोगे। तो यही कहते हैं, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि आप विंड को अपना दोस्त ही बना लो, मतलब आप चुनौतियों को अपने दोस्त ही बना लो। तो यहाँ पास पूरे पोएम के थ्रू आउट पूरे विंड को यहाँ पर चुनौतियों की तरह राइटर ने दिखाया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। वॉट डज द विंड गॉड डू, द विंड गॉड सेपरेट्स द फूड ग्रेन फ्रॉम द चेप, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पोएट पर्पस टू डू अबाउट होम्स, वो क्या कहते हैं कि पोएम हमें होम के साथ अपने क्या करना चाहिए। द पोएट पर्पस दैट दे शुड मेक स्ट्रॉन्ग होम्स, तो कहते हैं कि हमें हमेशा मजबूत घर बनाना चाहिए जिससे चाहे जितने भी तूफान आए हमारे घर को कुछ हो ही ना। व्हाट शुड वी डू अबाउट अवर बॉडी एंड हेड, और वो उसके बाद वो कहते हैं कि हमें अपने बॉडी और हेड के साथ क्या करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि वी शुड मेक आवर बॉडी फर्म एंड हर्ट स्टीट फी, मतलब अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मीन्स फर्म बनाना चाहिए। और ये मीन्स होता है दृढ़ निश्चय, कहते हैं ना उसको, दृढ़ निश्चय क्या कहते हैं, दृढ़ निश्चय कहते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा अपने हृदय को बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बनाना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बट उससे हम उसको फेस कर सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द विंड डू टू वीक फायर्स, मतलब वो इसमें पूछा गया है कि जो विंड जब तूफान आता है तो जो जैसे हल्की दिया रहते हैं, जो हल्के फायर रहते हैं, मान लीजिए कोई दिया के फायर, उसको क्या कर देता है। हालांकि एक चिंगारी तो पूरे जंगल में आग लगा सकती है, बट यहाँ पास विंड को बता रहे हैं कि विंड कभी कभी अगर हवा चलता है तो दिया बुझ भी जाती है, बट कभी कभी वही छोटी सी चिंगारी आपके पूरे जंगल में आग लगा सकती है। बट यहाँ पास पूछा गया है व्हाट डज द विंड डू टू वीक फायर्स, वीक फायर्स के साथ वो क्या करता है। द विंड्स ब्लोज, मतलब बुझा देता है। अगर तूफान चली और दिया बस जल रहा है तो क्या दिया तो बुझ ही जाएगा ना। तो कहते हैं जो वीक फायर रहते हैं, वीक फायर से यहाँ पास देखिए लिखा गया है कि जो वीक पीपल रहते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, जो वीक पीपल रहते हैं उनको विंड जो चुनौतियाँ आती हैं उनको ख़त्म कर देती है, उनके लाइफ को ही डिस्ट्रॉय कर देती है।
तो इसी प्रकार से इसमें बताया गया है कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, मतलब कि जो वीक फायर्स रहते हैं उनको विंड बुझा देता है। तो हमारा पोएम 3 आ गया है, रेन ऑन द रूफ। जस्ट अ सेकेंड, मैंने इसका राइटर नहीं मेंशन किया है। तो आपका थर्ड चैप्टर आता है रेन ऑन द रूफ बाय कोर्टस्कीनी। तो ये इसका थोड़ा सा हम लोग समरी देख लेते हैं, शॉर्ट समरी देखते हैं। हाँ, इतना टाइम ही कहाँ पूरा लेंदी देखने का, तो शॉर्ट समरी देखते हैं। दिस इज द रेन ऑन द रूफ समरी इज विच इज द पोएट ट्राइज टू डिस्क्राइब हाउ ही फील्स ऑन अ रेनी डे। वो मतलब इस बारे पूरे थ्रू आउट पोएम में राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि जब वो उनके छत पे बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उनको क्या फीलिंग आता है, वो रेनी डे में क्या फील करते हैं। एक प्रकार से इसमें ऐसा थीम दिखाया हुआ है कि नॉस्टैल्जिया के थीम तो नहीं कहेंगे, कि वो अपनी स्वीट मेमोरी को, एक प्रकार से नॉस्टैल्जिया का थीम इसमें देखने को मिलेगा। नॉस्टैल्जिया का थीम यही होता है कि जब आप किसी पास्ट मेमोरी को याद करते हैं उससे थोड़ी आपको खुशी मिलती है, बट इसमें थोड़ा सा गम भी दिखाया हुआ है। तो पूरी तरीके से तो नॉस्टैल्जिया का थीम नहीं देखने को मिलेगा, पर थोड़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द रेन ऑन द रूफ समरी इज विच द पोएट ट्राइज टू डिस्क्राइब हाउ ही फील्स ऑन अ रेनी डे, मतलब वो कैसे फील करते हैं रेनी डे में। द पोएट स्टेट दैट whenever it rains he starts to recall all his past memory, मतलब वो कहते हैं जैसे ही बारिश शुरू होती है मुझे अपने 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 पास्ट की सारी ही मेमोरीज धीरे धीरे याद आने लगती हैं। वाइल लाइंग ऑन हिज बेड, मतलब जब जब वो अपने बेड पर लेटे रहते हैं, बेड इन द कॉटेज ही लिसन्स टू द पीटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। यहाँ पर देखिए पीटर पैटर में आपको एक प्रकार से तो एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। तो वो कहते हैं जैसे मैं अपने बेड पे अपने कॉटेज में लेटा रहता हूँ, तो जब बारिश की उनके रूफ पे, जो उनका छत है उसके रूफ पे जब बारिश की बूंदें करती हैं तो उसको ही पीटर पैटर साउंड कहते हैं। तो एक प्रकार से इसमें आपको ओनोमेटिक पोइक भी देखने को मिलेगा, वो आपको मैं लिटरेरी डिवाइस में देखने बताऊंगी। तो ये कहते हैं जब मैं सुनता हूँ, as he listened to the sound of the rain he starts to remember his old days when he was a little boy। तो जैसे उसको साउंड पीटर पैटर साउंड को सुनते हैं उनको अपने पूरे ही बचपन का डे याद आ जाता है जब वो एक क्या छोटे बच्चे थे। फर्दर ही रिमेंबर्स हर मदर, उसके बाद वो अपने मदर की स्टोरी भी याद करने लगते हैं। अपनी मदर की भी थोड़ी सी स्टोरी इस वाले चैप्टर में मेंशन किया है। हु इज़ नॉट विद हिम नाउ, जो कि अब उनके साथ नहीं है, बट हर मेमोरीज विल ऑलवेज बी विथ हिम, बट उनकी मेमोरीज जो है वो हमेशा उनके पास ही, कैसे वो मतलब बारिश होती थी उनको कैसे गाना वाना सुनाती थी, तो वो पूरी मदर तो नहीं है बट उनकी पूरी मेमोरी उनके साथ, राइटर के साथ है। इन एडिशन ही रिमेंबर्स हाउ हर मदर टेक्स केयर ऑफ हिम ड्यूरिंग द रेनी डे। तो उनको याद है कि उनकी मदर जो रहती थी रेनी डे में किस प्रकार से उनका केयर करती थी, किस प्रकार से उनको अफेक्शन फील कराती थी, किस प्रकार से अपना लव शो करती थी। वाइल मतलब कि इसलिए कि उनको कहीं ठंड ना लग जाए, उनको कहीं मतलब कि उनको ज़ुकाम वगैरह ना हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा उनका केयर करती थी। तो पोएट ही जब बारिश होती है तो उनको याद आने लगता है कि मेरी मदर जो थी कितना मुझे बारिश बारिश के रेनी डे में कितना मेरा ध्यान रखती थी। वाइल लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द ट्रेन ही रिमेंबर्स ऑल द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज पास्ट। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो अपने देखिए स्वीट मेमोरीज, जितनी भी पास्ट के स्वीट मेमोरीज रहते हैं उसको रिमेंबर करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको यहाँ पास थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया की थीम भी देखने को मिलेगी। तो जब वो जैसे ही बारिश का बूंदों को आवाज़ सुनते हैं तो उनको अपनी जो स्वीट मेमोरीज पास्ट की रहती है वो उनको याद आने लगती है। तो यही पूरी इसकी समरी है। तो थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। इन दिस पोएम वेन एवर द पोएट हियर्स द पैटरिंग साउंड्स ऑन हिज रूफ टॉप मीन्स होता है जो छत की, जो लटकन, छत के किनारे वो जो थोड़ा सा झुका हुआ नहीं रहता है उसको कहते हैं। जब उस पर वो साउंड सुनते हैं वो बारिश की बूंदों का, ही रिमेंबर्स स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड स्पेशली वन दैट रिलेट्स टू हिज मदर। वो पूरे ही उस वाले स्टोरी को किससे स्पेशली, बहुत सारी स्टोरीज याद करते हैं बट स्पेशली उसको किससे रिलेट करते हैं, उनकी मदर। जब वो अपनी मदर की स्टोरी से रिलेट करते हैं कि जब बारिश होती थी उनकी मदर उनका कितना केयर करती थी कि कहीं मेरे बच्चे को जुकाम वगैरह ना लग जाए। तो आई होप आपको कंक्लूजन भी इसका समझ में आया होगा। तो एक बार थीम देख लेते हैं इस वाले पोएम का। थीम ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। द थीम ऑफ द पोएम इज हीलिंग इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन ह्यूमंस। इस पूरे ही पोएम में बहुत अच्छे से पोएट ने डिस्क्राइब किया है किस प्रकार से एक जो नेचर रहता है आपको किस प्रकार से खुशी प्रदान कर सकता है, मतलब एक प्रकार से किस प्रकार से हील कर सकता है। तो नेचर में बहुत सारी ऐसे पावर्स होती है कि अगर आप कितने भी उदास हो, मैं अभी जब 10 मिनट्स का सेशन आपका ली थी कि किस प्रकार से अपने तैयारी करें लास्ट के 3 दिनों में, उसमें मैंने बताया कि अगर आप 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटा स्टडी कर रहे हो, तो आप 1 घंटे जाके नेचर में घूम के आओ। मैंने कहा कि जाके रोड पे
पे घूम कर। इसका मतलब यही था कि नेचर आपको वो खुशी प्रोवाइड करेगी, जो आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया 4 घंटा पढ़ते पढ़ते, वो आपके माइंड को पूरा फ्रेश कर देगी। तो नेचर में बहुत सारी शक्ति रहती है कि आपको नेचर जो एक प्रकार से आपके पूरे बॉडी को हील कर सकता है। तो इसी इसका थीम भी यही है फ्रेंड। द थीम ऑफ द पोएम इज द हीलिंग इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑन ह्यूमंस। मदर नेचर जस्ट लाइक ऑल मदर्स, मतलब कहते हैं कि एक नेचर को तो मदर माना ही गया है, तो नेचर भी आपको ऐसे ही प्यार करेगी जैसे कि आपकी जैसे सभी बच्चों की माँ उनको प्यार करती हैं। हैड अ सूथिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। वो तो पूरे ह्यूमंस को क्या करती हैं, एक प्रकार का सूथिंग, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर इफेक्ट देती हैं। लिसनिंग टू द म्यूजिकल रिफ्रेन ऑफ द रेनफॉल ब्रिंग्स बैक द लविंग मेमोरीज ऑफ द पोएट्स मदर्स इन हुज प्रेजेंस ही फेल्ट कंफर्टेबल एंड सिक्योर। मतलब जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती है तो पोएट अपनी मदर की मेमोरी को याद करने लगते हैं। उससे उनको क्या मिलता है, एक प्रकार का उनको वो कंफर्टेबल फील करते हैं और खुद को क्या सिक्योर फील करते हैं। तो इसका ये पूरा थीम था। तो इसका एक बार राइम स्कीम हम देख लेते हैं कि इस वाले पोएम में कौन सी राइम स्कीम यूज हुई है। राइम स्कीम ऑफ द रेन ऑफ द रूफ। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी। अब ए देखिए, राइम स्कीम मैंने आपको निकालना ही बता दिया। तो इस वाले पोएम में तो मैंने स्टेंजा मेंशन ही नहीं किया। स्टेंजा आप एनसीईआरटी की बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखिए। तो इस वाले पोएम में जो राइम स्कीम यूज़ हुआ है फ्रेंड, ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो किस प्रकार से निकालना है वो मैंने आपको बता ही दिया कि साउंड के हिसाब से अगर मैच करता हुआ साउंड रहे उसके हिसाब से राइम स्कीम निकालना है। द सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन्स राइम एंड द सिक्स एंड एट लाइन्स राइम। तो यहाँ पास इस वाले ये थ्रू आउट ये वाला पोएम, ये ए बी सी बी डी ई एफ ई, ये राइम स्कीम यूज़ किया गया। तो इस वाले पोएम का थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इस वाले पोएम में पूरे इलिट्रेशन देखने को मिलेगा, आपको ओनोमोटिक पोएम देखने को मिलेगा। सबसे पहले इलिट्रेशन देख लेते हैं। मैंने इलिट्रेशन आपको बताया कि रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। अगर आपको एक ही साथ कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखने को मिले तो वहाँ पास क्या होगा, आपको वो इलिट्रेशन होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ह्यूमिड क्लाउड्स हवर, तो आपको यहाँ इसका एच और इसका एच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एच साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। जैसे स्टेरी स्पेस में आपको ऐसा साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। जैसे प्रेज द पिलोज, तो आपको प्रेज एंड पिलो में आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। जैसे कॉटेज चैम्बर, कॉटेज चैम्बर में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी देख इसमें मेंशन है तो देख लेते हैं, शायद हो ही जाए। क्योंकि कॉटेज का देखिए, कॉटेज का सी से साउंड आ रहा है, बट चैम्बर का क्या आ रहा है, च से आ रहा है। तो इन दोनों का साउंड तो अलग हो गया, बट पता नहीं क्यों ये मेंशन हो गया, ऐसे तो नहीं बता सकते। फिर उसके बाद देखिए लाई लिसनिंग में आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। फिर बिजी बीइंग में भी आपको बी का साउंड का रिपीटेशन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर जितने भी मेंशन किए हैं, जैसे देयर एयर थ्रेड्स, जैसे रेन, जैसे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ ही पास देखने को मिल जाएगा रेन ऑन द रूफ। तो रेन और रूफ में आपको इलिट्रेशन देखने को मिलेगा। फिर मेमोरी माई मदर में आपको एम का रिपीटेशन देखने को मिला। फिर डार्लिंग ड्रीमर्स में भी आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको पूरा ही देखने को मिल रहा है। फिर इसमें आपको ट्रांसफर एपिथेट भी देखने को मिलेगा इस वाले पोएम में। जैसे कि ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है, जैसे कि कोई और वर्ड को यूज़ करना था बट उसके एडजेक्टिव को वहाँ पास यूज़ कर लिया गया है, तो वहाँ पास उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर एपिथेट कहते हैं। जैसे कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन बट इट एक्चुअली रिफर्स टू अनदर नाउन। तो यहाँ पर जब किसी मतलब रिफर तो किसी और नाउन को कर रहा है बट उसका एडजेक्टिव यहाँ पास यूज़ किया गया है, तो उसको वहाँ पास ट्रांसफर एपिथेट होता है। जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि आप इस वाले लाइन में देख सकते हैं मेलंकली डार्कनेस। इसमें क्या है, मेलंकली डार्कनेस मतलब डार्क को क्या कहा गया है, सैड कहा गया है। तो यहाँ पास डार्क तो सैड हो नहीं सकता ना, हालांकि यहाँ पास क्या यूज़ करना था, पीपल के लिए यूज़ करना था, बट यहाँ पास एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। तो यहाँ पास देखिए डार्कनेस वर्ड यूज़ किया है। हियर द डार्कनेस इज नॉट सैड, मतलब डार्कनेस यहाँ पास सैड नहीं है। कौन सैड है, हमारा पोएट सैड है। इसका मतलब यहाँ पास जो पीपल सैड है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पास जो डार्कनेस है वो सैड नहीं है। यहाँ पास उसका एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, बट द पीपल आर, मतलब सैड कौन है, डार्कनेस नहीं सैड है, पीपल सैड है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ट्रांसफर एपिथेट क्या है। देन हम बात करते हैं ड्रीमी फैंसीज में भी आपको देख रहे हैं हियर द पर्सन इज ड्रीमी एंड नॉट द फैंसीज, मतलब पर्सन ड्रीमी हो सकते हैं बट फैंसीज नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पास इसमें भी आपको ट्रांसफर एपिथेट देखने को मिलेगा। देन हम बात करते हैं ओनोमोटोपोइक। बारिश हो रही, बारिश की बूंदें गिर रही, एक प्रकार का साउंड पूरे पोएम में थ्रू आउट पोएम में क्रिएट हो रहा है, तो ओनोमोटोपोइक तो देखने को आपको मिलेगा ही। वर्ड्स फॉर्म
फ्रॉम द साउंड इट रिप्रेजेंट यूज फॉर लिटरेरी इफेक्ट। तो ये मतलब कि एक लिटरेरी इफेक्ट अगर ऐसे वर्ड यूज़ इसलिए राइटर करता है कि वो अपने पोएम को एक प्रकार का लिटरेरी टोन प्रदान कर सके, अच्छे से एक प्रकार का इमेजरी क्रिएट कर सके। तो जैसे बहुत अच्छे से पोएट ने पोएम में बताया है किस प्रकार से बारिश के बूंदें पिटर पटर चट्ट चुट्ट करके आती हैं, तो उसने बताया ना पिटर पटर करके आती हैं, तो उसी प्रकार से आपको क्या आपको इसलिए वो डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ भाई बारिश की बूंदें हो रही है, उसकी आवाज़ आप लोग भी रीडर को भी उसकी आवाज़ सुनाने के लिए राइटर ऐसे वर्ड का यूज़ करता है जिस वर्ड को ही देख के हमें साउंड का फील होता है। तो ऐसे ही उसको क्या कहते हैं, ओनोमोटो पोएट्री कहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो पैटर्न यहाँ पर जैसे कि पैटर्न में देखने को मिल रहा है साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। पैटर्न में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बारिश की बूंदों का साउंड आ रहा है। टिंकल, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स इन द सिंगल्स आर द टाइल्स ऑफ द रूफ। मतलब कि जो रूफ की जो टाइल्स है उस पर कैसे टिंकल करते हुए जो साउंड आ रहा है उस पर भी, मतलब टिंकल में भी आपको ओनोमोटिक पोएट्री देखने को मिल रहा है। देन हमारा नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस आता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पास तो आपको कई जगह पर्सोनिफिकेशन देखने को ही मिलेगा। ह्यूमन कैरेक्टर इज गिवन टू इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट। मैंने हमेशा बताया कि अगर इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है तो इसका मतलब है कि उस इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई कर दिया है। हाँ, तो इसलिए उसमें पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा उस वाले लाइन में। जैसे डार्कनेस इज मेलंकली एंड वीपिंग लाइक अ सैड पर्सन। तो यहाँ पास ये क्या है, यहाँ पास डार्कनेस को क्या कर दिया है, डार्कनेस को क्या कर दिया है कि डार्कनेस तो कभी नहीं रो सकता ना, मतलब सैड पर्सन की तरह से रो नहीं सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर डार्कनेस को क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। रिकलेक्शन आर वेवरिंग एयर थ्रेड्स लाइक वेबर। हाँ, तो ये इस प्रकार से आपको इस वाले लाइन में भी देखने को पर्सोनिफिकेशन मिलेगा। देन हम बात करते हैं हाइपरबल। हाइपरबल ये होता है कि जब अपनी किसी बात को पे आप बहुत ज़्यादा जोर कर देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पास हाइपरबल होगा। जैसे कि 1000 रिकलेक्शन। तो यहाँ पास राइटर ने क्या बता दिया, बहुत ही ज़्यादा अपनी बात को बात पे फोकस करने के लिए, बात पे जोर देने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको एग्जेजरेट कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दिया है। तो 1000 रिकलेक्शन, 1000 ड्रीमी फेंसेस। तो इस प्रकार से आपको इस वाले लाइन में हाइपरबल भी देखने को मिलेगा। तो आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। तो हम थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, ऑलरेडी 1 आवर होने वाले हैं। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द ह्यूमिड शैडो रिफर्स, ह्यूमिड शैडोज किसको रिफर करता है। द ह्यूमिड शैडो रिफर्स टू द डार्क क्लाउड्स। डार्क क्लाउड्स को यहाँ पर जो ह्यूमिड शैडो है, ह्यूमिड शैडोज है, उसको किसको रिफर करता है, डार्क क्लाउड्स को रिफर करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज मेलंकली इन द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो आपको क्या मेलंकली देखने को मिल रहा है इस पोएम में। इन द पोएम डार्कनेस इज मेलंकली। हाँ, डार्कनेस को आपको मैंने बताया कि डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया गया है। तो इन द पोएम डार्कनेस इज मेलंकली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। मतलब कि जब बारिश होना स्टार्ट होता है तो पोएट क्या करने लगता है, क्या सोचता है। व्हेन द रेन रेन्स द पोएट लाइक टू कीप लाइंग इन हिज कोजी बेड। मतलब जो अपने गर्म बिस्तर में जैसे ही लेटता है और बारिश शुरू हो जाती है तो क्या करता है, एंड इंजॉय लिसनिंग टू द पैटर्स ऑफ सॉफ्ट रेन। वो जो बारिश की बूंदें गिरती है उसको टप टप उसको वो इंजॉय करना शुरू कर देता है। व्हाट साउंड टू द रेन ड्रॉप्स मेक। वो जो साउंड रहता है उसको क्या क्या मेक करता है, क्या क्या बुलाता है। तो आप कह सकते हैं द रेन ड्रॉप मेक द साउंड ऑफ पैटर। पैटर नहीं मतलब पट 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 जो बारिश की बूंदें गिरती है तो उसको यहाँ पास जो हमारा पोएट है उसको पैटर नाम देता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेक्स एन इको इन द पोएट्स हर्ट। क्या पोएट्स हर्ट में क्या इको मतलब बनता है। द साउंड्स ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ मेक्स ऑन इको इन द पोएट्स हर्ट। Question number 6, what do the recollection do? The recollection waves their air threads into oof. क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डू द रेन ड्रॉप्स पैटर। द रेन ड्रॉप पैटर ऑन द सिंगल्स ऑफ द रूफ। ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट। तो किसकी रहती है, आप सभी को पता है कि उनकी मदर की रहती है। इट इज़ द मेमोरी ऑफ हिज मदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम अपने चैप्टर की बात करते हैं। द लेक आइज ऑफ इनिस फेयर बाई डब्ल्यू बेट। सबसे पहले तो आपकी ये राइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शायद कराया है और नहीं भी कराया होगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया, उसमें से देख लीजिएगा। सबसे पहले यहीं पास थोड़ा सा देख लेते हैं। विलियम बटलर, इट्स इनका टाइम पीरियड देख लीजिए 1865 से 1939 तक। वॉज एन एरिस पोएट। सबसे पहले इनकी नेशनलिटी देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इनकी नेशनलिटी क्या है,
एक ईरिश पोएट रहते हैं, हु इज़ टुडे कंसिडर्ड वन ऑफ द फॉरमेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के राइटर माने जाते हैं, बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर है, मैंने आपको बताया था। लेक एल्स ऑफ इनिसफ्री इज़ वन ऑफ हिज अर्लीस्ट मेजर पोएम्स। ही रोट इट व्हेन ही वाज लिविंग इन लंदन। जब ये लंदन रह रहे थे तब ये पोएम लिखी थी। परहैप्स इन एक्सप्रेसिंग अ डिग्री ऑफ होम सिकनेस फॉर आयरलैंड। देयर इज़ एन एक्चुअल आइलैंड इन आयरलैंड। जो ये पोएम डिस्क्राइब किया गया है, ये वाला इनिसफ्री आइलैंड वाला, ये एक्चुअल में एक आइलैंड के बारे में इन्होंने बताया है। इन आइलैंड कॉल्ड इनिसफ्री, जिसको इन्होंने क्या बुलाया, इनिसफ्री। It is a small uninhabited island off the coast of Lough Gill in County Sligo। कहाँ पास है ये फ्रेंड, लॉ गिल इन काउंटी सिलागो में है। इट्स स्पेंड टाइम इन काउंटी सिलागो एज अ चाइल्ड। जब वो बच्चे थे तब वहाँ पास वो स्पेंड किए थे। एंड वुड हैव बीन फैमिलियर विद द एरिया। और उस रास्ते से वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस जगह से वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो गए थे। मतलब कि फैमिलियर मीन्स होना कि बहुत जाना पहचान उनके लिए वो रास्ता हो गया था, है ना। Today the island Today the island is not accessible, but it can be seen on the land or by boat. It's would go on to right। मतलब कि कहते हैं कि इस टाइम तो प्रेजेंट में वो जो आइलैंड वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ वहाँ आप जाके बोटिंग कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर जाके आप कोई कविता लिख सकते हैं, वहाँ पर ये कहते हैं ये। फिर कहाँ गया, द सेकेंड कमिंग, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द सेकेंड कमिंग, डब्ल्यू बेट्स का। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ द 20th सेंचुरी एंड वन दैट टेक्स अ स्टाइली डिफरेंट टोन फ्रॉम द लेक आइल्स ऑफ इनिस्फीयर। इसके टोन से ये लिया गया है। इट्स वॉज नोन नॉट ओनली फॉर हिज पोइट्री बट ऑल्सो फॉर हिज प्लेस एंड हिज पर्सनल फिलोसफी। ये अपने पर्सनल फिलोसफी और प्लेस के लिए भी जाने जाते हैं। ही एक्सपाउंडेड ऑन हिज फिलोसफी इन हिज बुक ऑफ विजन। वन ऑफ हिज लेटर वर्क्स ही, मतलब इनका एक आया था वो अविजन, उसमें बहुत सारी इन्होंने अपने फिलोसफी को क्या किया था, एक्सपाउंडेड किया था। ही डाइड एट द एज ऑफ 73। देख लीजिए एक बार इनका एज। फ्यू मंथ्स बिफोर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, आउटब्रेक हुआ था, उसके कुछ महीने पहले ही इनका डेथ हो गया था, जब ये 73 ईयर के थे। तो एक बार पोएम ये तो हो गया, ये मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी। तो इस पोएम का थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट, हिज बॉयहुड। हाँ, वेन ही विजिटेड द पीसफुल लेक इसले ऑफ इनिसफेयर। आप एक बार नाम देख लीजिए इसका। ही वॉन्ट्स टू गो देयर एंड सेज दैट ही विल लाइव देयर ऑल अलोन। मतलब कहते हैं वहाँ पर जाते हैं, वो कहते हैं मैं यहाँ पास हमेशा ही अकेले रहना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन विथ क्ले एंड वाटर। तो यहाँ पास किससे अपना स्मॉल कैबिन बनाना चाहते हैं, क्ले एंड वाटर से बनाना चाहते हैं। ही वुड ग्रो बीन्स एंड गेट अ हनी बी हाइव फॉर हनी टू सर्वाइव। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पास हनी थोड़ा सा क्या करूँगा, बीन्स को बोऊंगा और थोड़ा सा हनी भी रहेगा, जिससे मैं अपनी पूरी लाइफ सर्वाइव कर सकूँगा। द पोएट डिस्क्राइब द पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग ऑफ द लेक। बहुत अच्छे से इन्होंने पूरे नेचुरल सराउंडिंग को इस पोएम में डिस्क्राइब किया है, जो कि लेक के किनारे मतलब जो देखने को मिल रहा था। ही सेज दैट द सीन ऑफ द क्लाउडी मॉर्निंग, द शाइनिंग स्टार्स, द ग्रोइंग सन एंड द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई गिव हिम पीसफुल। तो एक प्रकार से आपको ये देख रहे हैं कि कितना अच्छे से राइटर ने डिस्क्राइब किया है सब कुछ। ही फील्स रिलैक्स टू हियर द प्लीजेंट साउंड ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग। क्रिकेट सॉन्ग वो नहीं रहती हैं क्या, जो किड्स, अरे क्या मैं बताऊँ, इंसेक्ट्स रहती हैं, जो इंसेक्ट्स रहती हैं क्रिकेट, उनकी कहते हैं वो कि इनकी मधुर आवाज़ को सुन सकते हैं। द पोएट फील्स द urgency to go to the lake isle of Innisfail. In the depth of his heart, he can hear the sound of the lake waters hitting the shore. It is as if the lake is calling him. He hears the sound everywhere। वो कहते हैं कि अगर वो लेक मुझे, मतलब कि मैं जब वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सारे साउंड वहाँ पर हर सभी जगह सुन सकता हूँ। आइदर ऑन द क्राउडेड रोड्स ऑन द ग्रे कलर्ड पेमेंट ऑफ द सिटी इन विच ही लाइव्स। कहते हैं कि जो ये सिटी का भीड़ भाड़ वाला वो भीड़ भाड़ वाला मतलब जगह है, जो कि रोड की जो क्राउडेड है, भीड़ वाली जगह है, उससे मुझे शांति चाहिए। तो कहाँ पास जाना चाहते हैं फ्रेंड,
ये इसलिए ऑफ इनिस्फेयर वाले आइलैंड पे वो जाना चाहते हैं और वहाँ अकेले रहना चाहते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द सिटी इनटू द पीसफुल सराउंडिंग ऑफ नेचर। वो कहते हैं कि मैं ये जो आर्टिफिशियल लाइफ है सिटी का, मैं उससे निकल के एक एक नेचर में जाना चाहता हूँ, एक पीसफुल नेचर में जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पूरे चारों तरफ से नेचर से ही घिरा रहूँ। तो इसकी पूरी ये समरी है, पूरे थ्रू आउट पोएम में यही बताया गया है आपको। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इसका थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं इसमें। सबसे पहले तो आपका मेटाफर यूज़ हुआ है। मेटाफर मैंने आपको बताया है कि जब मेटाफर क्या होता है, अ मेटाफर शोज डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विच द यूज ऑफ एज एज आर लाइक। हम्म A metaphor shows direct comparison between two things which is the use of as or like। ये or like तो सिमिलर में सिमिल में यूज़ होता है, इसमें मेटाफर में क्यों दिखाया है मुझे नहीं पता है। देखिए मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा सा ये नहीं लगता है। तो मेटाफर क्या होता है कि मेटाफर में ये होता है कि दो बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ों का कंपैरिजन होता है। दो बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ों का कंपैरिजन होता है, बट उसमें एज अ लाइक यूज़ नहीं होता है, मान ही लिया जाता है। जैसे कि मान ही लिया जाता है, जैसे कि आप मान लो कि मैं हमेशा एक ही उदाहरण देना पसंद करती हूँ, उससे आप लोगों को क्लियर भी हो जाता है कि वो जो चांद का है कि मेरी महबूबा का चेहरा चांद ही है। अगर चांद जैसा एज ए लाइक हो गया तो वो तो सिमिल हो गया ना, बट चांद ही है तो वहाँ पास मेटाफर हो गया, मतलब वो मान ही ले जाता है। मान लो कि हम गुलाब जामुन को मान लो हम गुलाब जामुन को मान लें कि भाई ये गुलाब जामुन नहीं है, ये तो एक अच्छी सी मतलब कुछ और ही है। मान लो कि अ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी यार ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन को आप मान लो कि ये आपके लिए एप्पल पाई है, तो मान लो कि इस प्रकार से, तो आप अगर मान ही लिए तो वहाँ पास मेटाफर होगा। जैसे कि आपको यहाँ पास वेल्स ऑफ द मॉर्निंग में आपको मेटाफर देखने को मिलेगा। डी फर्स्ट स्कोर हियर नाइट इज रिफर टू एज वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। यहाँ पास जैसे कि जो नाइट को रिफर किया गया है वेल्स ऑफ द मॉर्निंग में, तो यहाँ पास इस प्रकार से आपको यहाँ पास मेटाफर देखने को मिलेगा। सिमिलरली पोएट डिजायर्स आर रिफर टू एज डी फर्स्ट स्कोर, जो अपने अपने डी फर्स्ट स्कोर को यहाँ पास बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस वाले लाइन में, डी फर्स्ट स्कोर में। इसलिए आपको इन दोनों ही लाइन में देखने को तो मिल रहा है, बट यहाँ पास एज अ लाइक का यूज़ नहीं होता है। अगर एज अ लाइक का यूज़ होगा तो वहाँ पास क्या होगा, सिमिल होगा। तो आई होप आपका क्लियर होगा। देन हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। तो एलिट्रेशन मैंने आपको बता दिया कि एलिट्रेशन क्या होता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन यहाँ पास एग्जांपल मैं डायरेक्ट देती हूँ, क्या बार बार डिस्क्राइब करूँ। जैसे अ हाई फॉर द हनी बी, तो आपको यहाँ पास देखिए बार बार एच साउंड का रिपीटेशन, एच कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। हाई फॉर द हनी बी, है ना, हाई और हनी में आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास इलस्ट्रेशन होगा। देन अगेन बात करते हैं लाइव अलोन इन द बे, बी लाउड, यहाँ पास ग्लेड, तो यहाँ पास बार बार आपको एल का देखने को मिल रहा है। जैसे कि एल एल लाउड, जैसे कि लाइव लाउड में आपको बार बार रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं इसमें, जैसे देखिए अ ग्लिम्बर एंड नून अ पर्पल ग्लो, तो आपको बार बार जी साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पास भी एलिट्रेशन होगा। फिर जैसे लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड, यहाँ पास भी आपको बार बार एल साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। जैसे लेक का एल ले लीजिए, लैपिंग का एल ले लीजिए और लो का भी एल, तो इस प्रकार से आपको पूरा एलिट्रेशन इन सब लाइनों में देखने को मिल रहा है। देन एनाफोरा, एनाफोरा मैंने आपको बताया जब बिगिनिंग में होता है कोई भी वर्ड बार बार पोएम के बिगनिंग में देखने को मिले तो वहाँ पर सेनाफोरा होता है। जैसे कि इन द इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेज क्लॉज सेंटेंस। जैसे कि आपको आई विल आपको पोएम के कई लाइनों में सीधे सीधे आगे बिगनिंग में देखने को मिलेगा, आई विल, तो वहाँ पास होगा क्या होगा, एनाफोरा होगा। देन पर्सोनिफिकेशन, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन आपको मैंने बताया कि जब कोई नॉन 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 ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक दे दिया जाता है, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि क्रिकेट सिंग्स, जैसे कि वो क्रिकेट को कहा क्या क्या बोला कि वो जो क्रिकेट होता है टिड्डा, क्रिकेट मीन्स टिड्डा होता है कि क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, आप बताइएगा कमेंट करके। तो वो जो क्या वो गा रहा है, वो जो कह रहा है वो गा रहा है, बट गाता कौन है, ह्यूमन गाता है ना। तो इस प्रकार से क्रिकेट को यहाँ पास पर्सोनीफाई किया गया है ना, एक प्रकार का ये इंसेक्ट्स है, ये तो मैंने आपको बताया है। देन हम बात करते हैं इमेजेस थ्रू आउट पोएम में राइटर ने ऐसे इमेजेस मतलब कि पूरे पोएम को ऐसा प्रेजेंट किया है कि आपको लगेगा कि आप पूरे एक इमेज ही देख रहे हो। जैसे कि अब बहुत अच्छे से इन्होंने इस लाइन में देखिए
एक प्रकार से इन्होंने विजुअल इमेजरी का बहुत यूज़ किया है, और इस ऑडिटरी इमेजरी का भी मतलब कि यूज़ किया है कि जब वो इंसेक्ट्स गाता है तो उसमें आपको ऑडिटरी इमेज देखने को मिलेगा। विजुअल इमेज जब वो पूरे लेक को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें देखने को मिलेगी। जैसे मिडनाइट्स ऑल द ग्लिम्बर नून अ पर्पल ग्लो में आपको ये क्या देखने को मिल रहा है, विजुअल इमेजरी देखने को मिल रहा है। देन हम बात करते हैं ऑडिटरी इमेजरी की, जैसे कि द बी लाउड ग्लेड द क्रिकेट सिंग्स, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑडिटरी इमेज देखने को मिल रहा है पूरा में ही। जैसे कि आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर ईटीसी, है ना। तो यहाँ पास ये हमारा खत्म होता है। तो इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ लेक इसले ऑफ एनिस्फीयर, इसका मेन थीम क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द लेक ऑफ इसले ऑफ एनिस्फीयर इज द इंटरप्ले बिटवीन नेचर एंड सिविलाइजेशन। इस प्रकार से राइटर ने जो कंपैरिजन किया है कि कैसे सिटी की लाइफ कैसे रहती है और नेचुरल बैकग्राउंड का लाइफ कैसा रहता है, इसे इन दोनों को ही राइटर ने क्या किया है, इंटरप्रे किया है। मीन्स हाँ, तो बिटवीन नेचर एंड सिविलाइजेशन द स्पीकर वैल्यूज लिविंग अलॉन्ग साइड, वो जैसे कि वो कहते हैं कि मुझे क्या नेचर में अलॉन्ग साइड अकेले ही रहना है, मोर देन ही वैल्यू सिविलाइजेशन इन द एंड सिटी लाइफ। मतलब कहते हैं कि जो सिटी लाइफ की जो भीड़ भाड़ है, इतनी उतना ज़्यादा सब कुछ है, शोर शराबा है, मैं उससे दूर एक नेचर सेटिंग में रहना चाहता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द थीम द लेक इज ऑफ एनिस्फीयर। तो इसका मॉरल थीम क्या है, the lake isle of Innisfree does not have a moral. Few works of literature really do besides fairy tales. The poem expresses the speaker's deep, heartfelt desire to abandon life in the city in favor of life on the small, uninhabited island of the Innisfree Island. तो तो क्या कहते हैं कि इसमें कोई एक प्रकार का मॉरल तो नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे कि बहुत सारे फेरी टेल्स में रहते हैं, बट ये इस वाले पोएम में ये एक्सप्रेस किया गया है कि इस प्रकार से राइटर ने अपनी अपनी इच्छा को व्यक्त किया है कि वो जो सिटी लाइफ का जो भीड़ भाड़ रहता है उससे दूर वो एक नेचुरल सेटिंग में रहना चाहते हैं, जहाँ पास उनको मीन्स कि एक भले ही वहाँ पास एक स्मॉल स्मॉल अनलिमिटेड आइलैंड मिले, मीन्स छोटा सा आइलैंड मिले, बट वहाँ वो अकेले ही रहना चाहते हैं। इज़ द लेक, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज द लेक इल्स ऑफ एनिस्फीयर अ रियल प्लेस। यस, मैंने आपको बताया कि एक रियल प्लेस था, बट अब नहीं है वो, बट वहाँ पास अभी भी आप जाके बोटिंग कर सकते हैं, अपने वर्क को लिख सकते हैं, बट वो आइलैंड अब नहीं है। यस, देयर इज़ अ रियली स्मॉल अनलिमिटेड आइलैंड कॉल्ड इनिसफ्री इज इनिसफ्री इन आयरलैंड। इट इज़ लोकेटेड इन, अब देखिए लोकेशन कहाँ है, जस्ट अ सेकेंड, Lug Gill in County Sligo, WB. It's actually spent time in County Sligo as a child and was likely familiar with the island. तो what is the meaning of the lake Isle of Innisfree? इसका मीनिंग क्या है? The lake Isle of Innisfree is a poem about the speaker desire to abandon city life and the life alone on a small island in Ireland. It is a romantic and pastoral poem. तो ये एक प्रकार का एक pastoral poem है that idealize the natural world, जो कि एक नेचुरल वर्ड को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड यहाँ पास हमारा हो गया है ऑलरेडी 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है, मतलब 1 hour 5 minute हो चुका है। तो यहाँ पास अपने पोएम की एंड करते हैं, बट हमारे बहुत सारा बचा हुआ है, जैसे कि अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड बाय फोबी कैरी द्वारा बचा हुआ है। देन हम बात करते हैं, हमारा अभी ये वाला चैप्टर बचा है। देन बात करते हैं, आपने देखा मैं इतना जल्दी जल्दी आपको पढ़ाई हूँ, फिर भी इतने सारे चैप्टर बच गए 1 घंटे में इतने पूरे, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में भी पढ़ाने लगी हूँ, तो इसलिए ऐसा हो जा रहा है। तो ये वाला चैप्टर है नो मेन आर फॉरेन क्लास, फॉरेन, नो मेन आर फॉरेन, बहुत अच्छी स्टोरी है ये भी। देन मैंने इसका देखिए सब कुछ मेंशन किया है, मतलब इसकी समरी मेंशन की है, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं और इसका क्वेश्चन आंसर भी यूज़ हुआ, सब कुछ अच्छे से मेंशन कर दिया है। ऑन किलिंग अ ट्री बाय जीव पटेल, मैंने ये देखिए पूरा पीडीएफ आपका क्रिएट कर दी, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बट मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं सही लग रही है, एग्जाम का प्रेशर है बहुत ज़्यादा इस टाइम मेरे पास वर्क पड़ गया, और 3-4 दिन से मैं लगातार ठीक से सोई भी नहीं हूँ फ्रेंड। तो आप कहेंगे तो मैं ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ले आ दूँगी, नहीं तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ, तो आप वहाँ से ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। मीन्स आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे रिलैक्स की ज़रूरत है, क्योंकि मैं लगातार 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। मम्मी भी बहुत डांट रही थी कि दिन रात ऐसे करोगी तो तुम्हारा क्या होगा। तो थोड़ा सा आप मेरी प्रॉब्लम को समझिए, और प्लीज़ इसके लिए सॉरी कि क्या करूँ, वीडियो बना दूँ कि ना करूँ, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे।
हाँ, देखिए मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। आपका ये लास्ट चैप्टर यहाँ पास जाता है, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत, ये लूसी पोएम से इंक्लूड है। मतलब लूसी पोएम जितने भी 5 लूसी पोएम थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, उसमें का एक है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। तो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड। तो आप जैसा कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका परसों एग्ज़ाम है, तो आप पीडीएफ से काम चला लेंगे या फिर मैं आपको पूरा वीडियो बना के दूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी, क्योंकि आप लोग की खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी तबीयत ना ही सही, थोड़ा सा डांट ही सुन लेंगे मम्मी से, है ना। लेकिन आप लोगों इस टाइम आप लोगों का एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है इस टाइम, मतलब वॉमिटिंग होने लगी है। वो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मैंने नींद नहीं लिया, 2-2 3-3 घंटे बस मैं सो रही थी 24 घंटे में। मतलब पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लग जा रहा था। उसके बाद मुझे और भी एजुकेटर्स के वीडियोस देखने पड़ते थे कि इस वाले पोएम में क्या है, और पूरा अच्छे से अपने मतलब खुद मैं अपने अच्छे से तैयार करती थी, फिर आप लोगों को पढ़ाती थी। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मोबाइल का यूज़ आज इन 2 हफ्तों में मैंने मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। मतलब मैं खुद वीडियो देख रही हूँ, देन आप पीडीएफ तैयार कर रही हूँ, पीडीएफ तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद मैं खुद आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो गया। तो इसलिए मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, ज़्यादा नहीं ख़राब हुई, थोड़ी ख़राब हुई है। मतलब थोड़ी वॉमिटिंग हो गई है, रात को मैंने काफ़ी वॉमिटिंग किया 2-3 बार। तो मेरी प्रॉब्लम को समझिए। तो अगर आप पीडीएफ से काम चला लीजिएगा तो अच्छी बात है, उसके लिए मैं बहुत आपके शुक्रगुज़ार रहूँगी। और नहीं चला पा रहे हैं तो बता दीजिएगा कमेंट करके कि मैम प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, परसों एग्ज़ाम है, तो मैं वो भी कर दूँगी, ठीक है। आप लोग जैसा डिसाइड करेंगे वैसा ही मैं करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का आई होप एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। देखिए जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है। और मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, उससे मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि मैम को पैसा वगैरह मिलेगा, तो आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। अभी मुझे ना तो मीन्स यूट्यूब से ना 1 रुपया आना है, ना तो टेलीग्राम से आना है। बस आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि जितने लोग भी मेरे मेरे पे विश्वास करके मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सभी का एग्ज़ाम क्वालीफाई हो। इसलिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा-सा फल मिलता तो मुझे अच्छा लगता, बट मेरा चैनल मोनेटाइज़ ही नहीं हुआ है, तो कोई मतलब ही नहीं है कि मुझे 1 रुपये भी कहीं से आने वाला है। बट आप लोग भी थोड़ा सहयोग करेंगे तो मोनेटाइज़ हो जाएगा। बट मोनेटाइज़ होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया चाहते हैं, तो अभी मेरा क्राइटेरिया ही नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तो वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। बट आप लोगों का तो भी सपोर्ट मिला है कि मैं 3 हफ्ते से वीडियो बना रही हूँ, तो 3 हफ्ते में आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला है कि 400 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बट मेरी तबीयत ही साथ नहीं थी। मैंने क्योंकि इतना 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 ज़्यादा भाव विभोर हो गई, इतना ज़्यादा वीडियो बनाने में भाव विभोर हो गई कि मैंने अपनी नींद को बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया। सच बता रही हूँ मैं आपसे। नींद को बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया। बस 2 घंटा, ढाई घंटा तो मैं आराम करती थी। इसकी वजह से मेरी तबीयत हो गई है ख़राब, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया है। 3-4 दिनों से मैं आप वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ, और भी मैंने सारी पीडीएफ शेयर की हैं, आप वहाँ से प्लीज़ कर लीजिए, जो कि आपका एग्ज़ाम अगर होगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। मैं दिल से बता रही हूँ, आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। तो प्लीज़ आप अपना एग्ज़ाम 100% करके ही, और अभी तक आपने जितना पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है ना? बहुत अच्छा पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो यहाँ पास आपका पूरा ही पोएम इस वाले चैप्टर में मेंशन कर दिया। 3 चैप्टर आपका बचा हुआ है, आप अपने पीडीएफ से काम चला लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा, और बनाना होगा तो हम बना भी देंगे, ठीक है? तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे मैम ने पूरा वीडियो तो कराया ही नहीं, तो क्यों सब्सक्राइब करें? प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो अगर मन करे तो कर सकते हैं। नहीं यार, वैसे मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत सारी क्राइटेरिया होती है यूट्यूब पे, मुझे पूरा करना है, तो आपके सहयोग के बिना तो पूरा होने से ना रहा। तो फ्रेंड मिलते हैं, इतना ही आज की वीडियो में बहुत बातें हो गई। इतना बातें मैं करती नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं इतना बातें मैं करती नहीं हूँ, डायरेक्ट पढ़ाती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। आप लोगों का ही हो, भगवान करें आप लोगों को सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।